क्या आप जानते हैं कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से है। स्वागत है विज स्पेल पर। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इस वीडियो के एंड तक आप समझेंगे कि कैसे हवा की अलग-अलग लेयर्स हमारी दुनिया को कंट्रोल करती हैं। एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा नहीं बल्कि गैसेस का एक मिक्सचर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सबसे पहले आती हैं वो गैसेस जो इसका 99% हिस्सा बनाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है जो कंबशन या आग को कंट्रोल करती है और ऑक्सीजन 21% है जो सांस लेने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाकी बचा हुआ 1% हिस्सा ही अर्थ के टेम्परेचर को डिसाइड करता है? इसमें आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% होने के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट है। CO2 मीटरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है लेकिन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक है। इसका मतलब ये अर्थ की गर्मी को रोक कर रखती है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद आती है ओजोन गैस जो अर्थ के सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर मिलती है। ओजोन सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है और हमें स्किन कैंसर जैसे खतरों से बचाती है। गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस की तरह एक्ट करता है। इक्वेटर पर यह हवा का 4% हो सकता है लेकिन पोल्स पर यह 1% से भी कम रह जाता है। वाटर वेपर भी CO2 की तरह अर्थ को गर्म रखता है और एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। लेकिन बारिश होने के लिए सिर्फ वाटर वेपर काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए डस्ट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में सॉल्ट, धूल और राख के पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं जिनके चारों तरफ वाटर वेपर जमता है और क्लाउड्स बनते हैं। सूरज ढलने के वक्त जो लाल रंग दिखता है वो भी इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स द्वारा लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है। अब हम जानेंगे कि टेम्परेचर के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को 5 अलग लेयर्स में कैसे बांटा गया है। सबसे नीचे और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फियर। ये लेयर इक्वेटर पर 18 किलोमीटर ऊंची और पोल्स पर 8 किलोमीटर ऊंची होती है। मौसम की सारी घटनाएं जैसे बारिश, आंधी और बादल सिर्फ इसी लेयर में होती है। यहाँ हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिरता है जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के खत्म होने पर ट्रोपोपॉज आता है जहाँ टेम्परेचर गिरना बंद हो जाता है। इसके ऊपर शुरू होती है स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। यहाँ मौसम साफ रहता है, इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे परफेक्ट जगह है। सबसे खास बात यह है कि ओजोन लेयर इसी हिस्से में पाई जाती है जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर गिरने के बजाय बढ़ने लगता है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आती है मेसोस्फियर जो 80 किलोमीटर तक फैली है। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है जहां टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। स्पेस से आने वाले मीटियोराइट्स इसी लेयर में आकर फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं और अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। इसके ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच है थर्मोस्फियर जिसे आयनोस्फियर भी कहा जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आयंस कहते हैं। ये लेयर अर्थ से भेजी गई रेडियो वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करती है जिस वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ तेजी से बढ़ता है। सबसे आखिरी लेयर है एक्सोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत है जहां हवा बहुत पतली होती है और धीरे धीरे स्पेस में मिल जाती है। तो ये था अर्थ के एटमॉस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर, ट्रोपोस्फियर से लेकर एक्सोस्फियर तक। हर लेयर का अपना रोल है, चाहे वो मौसम बनाना हो, यूवी रेज रोकना हो या रेडियो कम्युनिकेशन कराना हो। अगर आपको क्लास 11 ज्योग्राफी के और चैप्टर्स ऐसे ही शॉर्ट और क्लियर फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विज स्पेल।